क्या होता है बेटा कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली हमारा क्या हो जाता है, डबल। और अल्फा की वैल्यू जनरली 2 से 3 के बीच में लाई करता है। अब आप ग्राफ देखिए, मैं ग्राफ बना रही हूँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और एनर्जी के बीच में बेटा। अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का क्या मतलब है कि मान लीजिए मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल था, जिससे मैं n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के थे, जिससे मुझे प्रोडक्ट बनाना है। तो क्या बेटा सारे के सारे n मॉलिक्यूल हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे? बिल्कुल भी नहीं, है ना। सिर्फ वही हमारे मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे जिनका कोलिजन इफेक्टिव होगा, जो उसी टाइम, जैसे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मैं बात कर रही थी कि बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ रहे थे, तो वहाँ पे सारे के सारे तो कोलाइड कर नहीं पाते साइमल्टेनियसली ना। तो सेम बात है कि सारे के सारे कोलिजन तो इफेक्टिव होंगे नहीं, तो जिनका कोलिजन इफेक्टिव होगा सही सिर्फ वही मॉलिक्यूल हमारे रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बनाने में काम आते हैं, वही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, या वो उसी पे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी बेटा। अब वो कौन से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिस पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है? तो ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है जिनके पास कौन सी एनर्जी होती है बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड एन मॉलिक्यूल या रिक्वायर्ड एन एटम। ठीक है बेटा, ये क्या है अभी, वो मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन मॉलिक्यूल टू ब्रिंग आउट एन इफेक्टिव कोलिजन। एक इफेक्टिव कोलिजन करवाने के लिए उसको जो मिनिमम एनर्जी चाहिए बेटा, वो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। तो मतलब जिन मॉलिक्यूल्स के पास वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी वही क्या करेंगे, इफेक्टिव कोलिजन करेंगे, और उन्हीं के कोलिजन से हमें प्रोडक्ट मिलेगा बेटा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एट टाइम टी पे जब मैंने बात करी तो मेरी कर्व मैंने कुछ इस तरीके से मेंशन करी है बेटा। यहाँ पे मेरी ये जो मैक्सिमम एनर्जी दिखाई पड़ रही है ये हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है बेटा ये मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो कम से कम इस रिएक्टेंट को चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, ताकि हमारा कोलिजन, ये वो एनर्जी है जो मिनिमम एनर्जी है जिससे हम इफेक्टिव कोलिजन करवा पाएंगे और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया बेटा, T+10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, मेरा कर्व कुछ डाउनवर्ड इस तरीके से शिफ्ट हुआ है, लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी तो चेंज नहीं होगी बेटा, मैंने इसी को बस आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन देखिए पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी की तरफ हमारे पास इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल थे जो हमारे प्रोडक्ट में हेल्प कर रहे थे, जिनका कोलेजन इफेक्टिव हो रहा था बेटा। और जब मैंने T+10 बढ़ाया तो अब ये मेरे मॉलिक्यूल इतने बढ़ गए हैं। इसका मतलब क्या है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो मेरे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन में जा रहे थे वो बढ़ रहे हैं बेटा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, ये जो मैक्सिमम एनर्जी होती है ये रिएक्टेंट की एनर्जी होती है, ये हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है बेटा। और रिएक्टेंट की एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच में एक्टिवेशन एनर्जी होती है। क्या मतलब इसका, देखिए मान लीजिए मेरे रिएक्टेंट के पास बेटा इतनी एनर्जी थी, लेकिन इतनी एनर्जी से तो प्रोडक्ट बन नहीं रहा था, है ना। कम से कम हमारे पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड जितनी होनी चाहिए ताकि हम रिएक्टेंट बना पाए। तो हमने क्या किया, रिएक्टेंट को एक एनर्जी दी, एक मिनिमम एनर्जी दी, ताकि हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी किसकी इक्वल हो जाए बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी के। तो जो मिनिमम एनर्जी हमारा रिएक्टेंट एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल हो जाए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी बेटा। ठीक है, तो जो मिनिमम एनर्जी हमने उस रिएक्टेंट को दी ताकि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड जितनी हो ताकि उसका कोलिजन इफेक्टिव हो जाए, तो उस मिनिमम एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने जब टाइम बढ़ाया तो हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा बेटा। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सी है, जो इफेक्टिव कोलिजन के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए। अगर इससे कम एनर्जी है तो हमारे मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड नहीं कर पाएंगे और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी हमें चाहिए, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, तो हम उन्हें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी खुद से प्रोवाइड करेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी तक ले जाने के लिए, और जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी बेटा। तो ये थे हमारे कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन में जा रहे हैं बेटा। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, हमने ग्राफ देखा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और एनर्जी के बीच में। तो
हरीनियस इक्वेशन में क्या कहा गया बेटा, उसने क्या कहा कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉस कर रहे हैं एनर्जी बैरियर को, वो उसने अज्यूम कर लिया कि कितने हैं, e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी है। e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिसने उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया है। कौन से एनर्जी बैरियर को बेटा, थ्रीशोल्ड एनर्जी वाले को ना, उससे आगे वाले हमारे रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिन्होंने एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया है, हरीनियस ने उसको मान लिया e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी बेटा। अब रेट ऑफ रिएक्शन हमारी डिपेंड करती है किस पे, एक तो कोलेजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है बेटा, एक हमारी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, एक हमारी एनर्जी बैरियर क्रॉसिंग मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। बेटा कोलेजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि पर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड में कितना इफेक्टिव कोलिजन हुआ हमारा। ठीक है, मान लीजिए हमने पर यूनिट वॉल्यूम में और पर सेकंड में हमारे 50 मॉलिक्यूल कोलाइड करे, लेकिन वो 50 के 50 तो प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे ना, 50 का 50 कोलेजन तो हमारी इफेक्टिव नहीं होगा, उसमें से मान लीजिए 4 5 10 कुछ इफेक्टिव कोलेजन हुआ ना। तो कोलेजन फ्रीक्वेंसी है पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड में कितना हमारा नंबर ऑफ कोलेजन हुआ है, दैट इज कोलेजन फ्रीक्वेंसी। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मैं आपको बता चुकी हूँ। एनर्जी बैरियर मतलब उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को जो क्रॉस करते हैं वो वाले मॉलिक्यूल, वो हमारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ही होते हैं जो इस बैरियर को क्रॉस करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जर्नली हमारी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पे जो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं। और वो अरीनियस ने कितने मान लिए थे, एक्सपोनेंशियल टू द पावर ई ए माइनस आर टी मान लिए थे। तो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन किसकी इक्वल आ गई भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए टू द पावर आर टी बेटा। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन तो हमने क्या पढ़ा था, इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, ये पढ़ा था बेटा। लेकिन देखिए बेटा जब हम एक फैक्टर की बात करते हैं, मतलब एक टाइम में हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक ही फैक्टर पे डिपेंडेंट करवा सकते हैं, एक टाइम में एक ही फैक्टर के साथ रिलेशन निकालते हैं। और अब हम टेम्परेचर और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन को मैं यहाँ पे क्या मान के चल पढ़ लूँगी, कांस्टेंट। और अगर मेरी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली हो जा रही है बेटा, रेट कांस्टेंट के इक्वल, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है जो डायरेक्टली लगा दूंगी मैं, है ना। तो आर मेरा डायरेक्टली हो जाएगा के। तो मतलब आर की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, के डायरेक्टली किसके आ गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बेटा। और इस डायरेक्टली को हटा के मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया, दैट इज ए बेटा। तो मेरा k इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यही थी अरीनियस इक्वेशन बेटा। ठीक है, ये डायरेक्ट आपकी दी हुई है बुक में, एक्चुअल में आती कहाँ से है मैंने आपको बता दिया है कि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं, दैट इज ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और रेट ऑफ रिएक्शन हमारा उसी पे डिपेंड करेगा, उन्हीं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। और अगर मैं किसी एक की रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रही हूँ, तो हम एक टाइम में एक ही के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। कंसंट्रेशन में हम पहले कर रहे थे तो मैं उसको कांस्टेंट मान लूँगी अब, और अगर मैं उसे कांस्टेंट मानती हूँ तो मेरा आर डायरेक्टली के हो जा रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ से k इज इक्वल टू ए टू द पावर ई माइनस ई ए बाई आर टी, ये मेरा अरीनियस इक्वेशन आ गया है। और ये a यहाँ पे क्या है भाई, अरीनियस फैक्टर बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल सकते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हैं, या कोलेजन फैक्टर बोल सकते हैं। इसकी कोई भी चार नेम में से आप नेम इसका बता सकते हो। मैं रिपीट कर रही हूँ, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, हरीनियस फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड कोलिजन फैक्टर बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, अरीनियस नॉट एप्लीकेबल फॉर जीरो ऑर्डर और रेडियो एक्टिविटी रिएक्शन। ये रेडियो एक्टिविटी रिएक्शन या जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्यों उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता भाई,